अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे एक ऐसा मसला जो अब हमारी सोसाइटी में कॉमनली देखने में आ रहा है कि जिसके अंदर बंदे को सांस की तंगी महसूस होने लगती है, घुटन महसूस होने लगती है, जिस्म पे कप कपी तारी हो जाती है, अंधेरे से खौफ आता है, रात के वक्त के अंदर उठ के उसके अंदर डर, बेचैनी और उकताहट वाली कैफियत पैदा होती है, या जिस्म पे कप कपी तारी हो जाना, पसीने का आना, या ऐसे महसूस होना कि जैसे उसकी पल्स बहुत तेज़ हो गई है, या ऐसे महसूस होना कि जैसे उसकी हार्ट बीट, दिल का जो धड़कन है वो बहुत तेज़ हो चुकी है, या फिर ऐसे महसूस होना कि उसका मैदा काम नहीं कर रहा, या फिर ऐसे महसूस होना कि उसकी दोनों के दोनों लेग्स काम नहीं कर रही, या फिर ऐसे महसूस होना कि उसके जिस्म के अंदर से हरकत बंद हो गई है, या फिर ऐसे महसूस होना कि उसके अंदर एक ऐसा खौफ, एक ऐसा रौब, एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसी टेंशन, एक ऐसी स्ट्रेस दिमाग के ऊपर हावी हो चुका है जो कि जिस कैफियत ने उसको अपने कंट्रोल के अंदर किया हुआ है। और उस कैफियत की वजह से, उस हालत की वजह से, उस मामले की वजह से अगर वो बंदा कोई और काम करने के काबिल ना रहे तो ये इलामतें अमूमी तौर पे अब हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ अगर बी कला कैटेगरी के हवाले से देखा जाए तो उसमें कुछ ऐसी इलामात भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा इंतहाई गुस्से की हालत में, इंतहाई कप अपना गुस्से या फिर इंतहाई डिप्रेशन की हालत में अगर एक बंदा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उलझन का शिकार ऐसे महसूस कराना कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत लंबी एक बीमारी में चला गया है, या ऐसे महसूस कराना है कि छोटी सी बीमारी को बहुत बड़े मेजर लेवल पे लेके चला जा चुका है, या फिर ऐसा महसूस कराना कि दूसरे उसको उठाने की कोशिश करें और इसके बावजूद वो जिस्म से उठ ना पाए। अगर कोई ऐसी अलामतें मौजूद हैं तो इसका मतलब उस बंदे को एंजाइटी है। एंजाइटी की इलामात में एक अहम इलामत ये भी होती है कि उस बंदे को जब हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको सारे मेडिसिन देने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद वो अपने बिस्तर से या चारपाई से वो बंदा उठ नहीं पाता। अगर ऐसी इलामतें मौजूद हों कि हमने पूरी की पूरी कोशिश कर ली, ये वाली इलामात थी उसके अंदर जो कि बंदे को महसूस हो रही थी, या वो बिल्कुल अनकॉन्शियसली उसने शो किया अपने आप को कि वो मुकम्मल तौर पे बेहोश हो चुका है, लेकिन जब उसके वाइटल साइन लिए गए जिसके अंदर उसका ब्लड प्रेशर वगैरह, उसकी पल्स रेट वगैरह, उसकी बाकी चीज़ें मेजर की गई और अगर वो नॉर्मल लगती हैं तब वो इसका मतलब एंजाइटी की हालत के अंदर है। इसके अंदर दो कैटेगरी है, ए कैटेगरी और फिर बी कैटेगरी। जो ए कैटेगरी है तो ए कैटेगरी में तब वो लोग शामिल हैं कि जिनको ये कैफियतें महसूस होती हैं और जो बता भी पाते हैं अपने बारे में, जो कहते हैं जी मेरे दिल की धड़कन का मसला है, या मेरे सांस का मसला है, या मेरे घुटन का मसला है, या मुझे सफोकेशन हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा है, या मुझे किसी चीज़ से डर खौफ लाहिक है, या मुझे कोई परेशानी लाहिक है। जबकि जो बी कैटेगरी के लोग होते हैं तो बी कैटेगरी में ये चीज़ें शामिल हैं कि उस बंदे को बेहोशी की हालत में चला जाता है वो बंदा, और उसके बाद हम उसके वाइटल्स लेते हैं। वाइटल्स लेने के अंदर उसके पल्स रेट को चेक किया जाता है जो कि नॉर्मल 72 से लेकर 80 के दरमियान में होती है, और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर लिया जाता है जो कि 120 से लेकर 80 के दरमियान में होता है, और बाकी चीज़ें इसी तरीके से उसकी शुगर लेवल, बाकी जो बेसिक्स इमरजेंसी है उसका रेस्पायरी रेट आर चेक किया जाता है उसका, कि उसको सांस कितना आ रहा है। ये काफ़ी सारी चीज़ें चेक करने के बावजूद हर चीज़ अपने नॉर्मल मिकदार के अंदर है, हर चीज़ अपने नॉर्मल हिसाब से आ रही है। पल्स भी उसकी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल है, हर चीज़ उसकी नॉर्मल है, लेकिन इसके बावजूद जब उसको उठाने की कोशिश की जाती है तो वह बेहोश का बेहोश ही रहता है या रहती है। तो ये इसके अंदर बी कैटेगरी के लोग आते हैं, तो ये भी एंजाइटी के मारे लोग होते हैं कि जो अपने गुस्से को दबाने के लिए या अपने
टेंशन को दबाने के लिए, अपने डिप्रेशन को दबाने के लिए दूसरों के सामने इस तरह की एक एक्टिंग करके दिखाते हैं कि जैसे उसे बहुत बड़ा मसला लाहिक हो गया है, उसकी एक्टिंग करने के अंदर, ताकि दूसरों की मोहब्बत और हमदर्दी को वो बंदा खींच सके। और उस मोहब्बत और हमदर्दी को खींचने की वजह से उसके ऊपर जब सारे टोटके इख्तियार कर लेते हैं, हर तरह की मेडिसिन अप्लाई करने के बावजूद वो बंदा होता बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा होता। तो उसके दिमाग के अंदर एक डर और खौफ बैठ चुका होता है जो उसको उठने से मजबूर कर, जो उसको ना उठने पे मजबूर कर रहा होता है। अगर ये वाली इलामतें मौजूद हैं तो इसका मतलब उस बंदे को एंजाइटी है। अब अगर एक बंदे को अगर एंजाइटी हो जाए, चाहे वो ए कैटेगरी वाली है चाहे वो बी कैटेगरी वाली है, यानी दोनों सूरतों में एक बात तो कन्फर्म है, वो ये है कि उसके वाइटल्स नॉर्मल होंगे। वाइटल नॉर्मल होने से मुराद उसके ब्लड प्रेशर से लेके उसके हार्ट, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ नॉर्मल मिकदार के अंदर आ रही होगी। तब इस चीज़ की इलामत होती है कि उस बंदे को एंजाइटी है। मिसाल के तौर पर कई लोगों को ये ख्याल रहता है कि जो उसके हार्ट का मसला है, दिल का मसला है, उसको हर तरह की ईसीजी करवा के दे दी जाती है, हर तरह की दिल की मेडिसिन लगवा दी जाती है, सारा का सारा काम करके दे दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं जी मेरे दिल का मसला है ही है, डॉक्टर को नहीं पता लगता। तो इसका मतलब उस बंदे को एंजाइटी है। या एक बंदा बार बार शिकायत करता है जी कि मेरे जो है ना कि नम्स का मैदे का मसला रहता है, जबकि मैदे की हर तरह की मेडिसिन खिला के देख ली जाती हैं और इसके साथ साथ पूछ लिया जाता है कि मैदे के अंदर हर तरह से यूरिन वगैरह और एब्डोमिनल वगैरह हर हवाले से सारी बातों को नोट कर लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा कहते नहीं जी मेरे मैदे का मसले डॉक्टर को नहीं पता लगता। तो इसका मतलब भी उसकी इलामात एंजाइटी की तरफ जा रही है। या अगर एक बंदे को ये ख्याल लाहिक होता है जी कि मेरे पास 20 साल पहले या फिर 30 साल पहले मेरा एक फ़लाँ एक्सीडेंट हुआ था, मैं फ़लाँ जगह से गिरी थी या फ़लाँ जगह से गिरा था, मेरे दोनों टांगों में दर्द रहता है उस वजह से और वो आज तक ठीक नहीं हुआ, तो भी इसका मतलब एंजाइटी है। क्योंकि जितने भी मस्कुलर मामलात हैं या बोन्स के मामलात हैं, जब वो एक दफ़ा ठीक हो जाते हैं उसके 20-30 साल के दरमियान में अगर वो बंदा ठीक रह चुका होता है, तो फिर उसके बाद अगर वो उसी कंप्लेन को लेके बात करता है तो फिर वो उसकी एंजाइटी होती है, उसका रियल मसला कोई नहीं हुआ करता। क्योंकि 20-30 साल में चाहे वो बोन केस है, चाहे वो मस्कुलर केस है या जिसमें किसी भी हिस्से की तरह का केस है, तो वो ठीक हो चुका होता है। फिर सिर्फ एक टेंशन, एक वहम बच जाता है। यानी मतलब ये कि एक एंजाइटी बच जाती है कि फ़लाँ टाइम के अंदर इस अंदर मुझे ऐसे हुआ था। जबकि अगर गिरने गिराने की बात कर ली जाए तो मुझे ये बताएं कि इस मुआशरे के अंदर तकरीबन हर बंदे कभी ना कभी कोई मोटरसाइकिल से गिरा होगा, कोई साइकिल से गिरा होगा, कोई घर की छत से गिरा होगा, कोई चारपाई से गिरा होगा, कईयों को चोटें लगी होंगी, कई जख्मी हुए होंगे, कईयों को हड्डी के मसले बने होंगे, कईयों को मस्कुलर पेन के मसले बने होंगे। तो गिरने गिराने की अगर हम बात करें तो सब के साथ ये मसला लाहिक है, सिर्फ उस बंदे के साथ नहीं होता जिस बंदे के साथ ये इलामतें देखी जा, जो बंदा इस तरह की अपने इलामात को शो करता है जी मुझे ये मसला है, मेरे दोनों टांगे काम नहीं करती क्योंकि मेरा फ़लाँ टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था या मैं नीचे गिरा था या गिरी थी ये हुआ था। अगर बहरहाल अगर इस तरह की कोई भी बात हो जो अगला बंदा इन चीज़ों के बारे में बात करें, तो इसका मतलब उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उसको बंदा बिल्कुल ठीक है, बायोलॉजिकली तौर पे वो बंदा फिट है, मेंटली तौर पे वो बंदा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, जिसको हम एंजाइटी की इलामत बोलते हैं। कि उस बंदे का दिमाग तस्लीम कर रहा होता है जी कि मुझे ये मसला है, जबकि हकीकत में नहीं होता। या वो बंदा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा घुटन का शिकार करके काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर ला के या फिर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इस गुस्से की हालत के अंदर रख के इस वजह से बंदा एंजाइटी में जा सकता है। या कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर बंदा दूसरों की मोहब्बत और हमदर्दी को खींचने के लिए भी एंजाइटी के अंदर जा सकता है। दूसरों की मोहब्बत और हमदर्दी को खींचने से मुराद ये है कि ताकि अगर एक बंदा समझता है जी कि मेरी यहाँ पे इम्पोर्टेंस थी और मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, तो उस सूरत हाल के अंदर भी वो अनकॉन्शियस होने का बहाना कोई भी किसी भी तरह का कर सकता है कि जिसके अंदर उसको दौरा पड़ता है और दौरा पड़ने के बाद डॉक्टर बुलाया जाता है और डॉक्टर जब उसको चेक करते तो हर चीज़ नॉर्मल होती है, लेकिन उसको मसला एंजाइटी वाला ही होता है। या वो सांस को लेके बैठ जाना कि गले का मसला है मुझे, या फिर मैदे को लेके बैठ जाना, ये वाली इलामतें ज़्यादातर एंजाइटी के अंदर आती है। अब ये तो थी इलामात। अब हम इसके नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं कि अगर एक बंदे को यही इलामात आ जाए, एंजाइटी हो जाए, तो नेक्स्ट उसके अंदर हमने उसकी हिकमत अमली क्या इख्तियार करनी है, किस तरीके से उसको हमने लाइन पे लेके आना है, वो कौन सी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है, या फिर हमने किस तरीके से मेडिटेशन करवानी होती है कि वो बंदा अपने आप को फिर कंफर्टेबल महसूस करे या वो बंदा उस कैफियत से निकले जिस कैफियतों का वो आदी हो चुका है।
असल में तो जो एंजाइटी क्रिएट होती है वो तो होती है रिप्रेशन के उसके वो होती है सारी के सारी सिगमंड फ्राइड के मुताबिक कि बंदा अपनी तलखियों और बातों और अपनी गलतियों को जानबूझ के भूलना चाह रहा होता है, और उसको भूलना चाह रहा हो तो उसके दिमाग के अंदर वो बातें आ रही होती हैं, और उसको लगता है कि शायद वो किसी दोबारा से बच्चों वाले हर अपना जो कैफियत के अंदर जाने की कोशिश या उस तरह की बातें करना, उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन से मुराद ये होता है कि एक बंदा बच्चों की तरह की हरकतें करता है ताकि दूसरों की मोहब्बत और हमदर्दी को खींच सके। और ये नौबत क्यों आती है दूसरों के बच्चों की तरह की हरकतें करने की वजह? क्योंकि ये नौबत इसलिए आती है कि उसको लगता है कि जब बचपन के अंदर था या थी उस वक्त पे उसको हर तरह का ख्याल मिलता था, हर तरह की उसको बात पूरी होती थी, हर बंदा उसका ख्याल रखता था, लेकिन अब उसके ख्याल रखने वाले नहीं हैं, तो इसलिए वो ऐसी कैफियत को शो करवाते हैं जिसको हमने एंजाइटी का नाम दिया। वो इसकी वजूहात हो सकती है, इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ तरह की वजूहात हो सकती हैं एंजाइटी लाने वाली, कि अगर एक बंदा डरावनी कहानियाँ पढ़ता है तो वो वाला खौफ उसके दिमाग के अंदर बैठ जाता है, एक बंदा डरावनी फ़िल्में देखता है तो वो वाला खौफ उसके अंदर दिमाग के अंदर बैठ जाता है, एक बंदे को किसी भी तरह की अब्यूज़मेंट मिलती, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़मेंट है या वो फिज़िकली अब्यूज़मेंट है, या किसी को टॉर्चर किया गया, चाहे वो मेंटली टॉर्चर किया गया या इमोशनल टॉर्चर किया गया या वो फिज़िकली टॉर्चर किया गया है, जब एक बंदे को अब्यूज़मेंट या फिर टॉर्चर मिलती है तब भी बंदे को एंजाइटी आ सकती है। या फिर एक बंदे को अगर एहसास महरूमी कोई रह जाए, एहसास नाकामी कोई रह जाए, कोई जॉब के हसूल में नाकामी, कोई कारोबार में नाकामी, कोई शादी के हसूल में नाकामी, कोई और घर के मसाइल, कोई तालीमी मामलात के अंदर नाकामी, तो ये भी वजूहात हो सकती हैं जो कि उसके अंदर एंजाइटी लेके आ सकती हैं। कोई भी ऐसा पेनफुल स्टिमुलस हो सकता है जो कि उसकी ज़िंदगी को उलझन का शिकार करे, तब वो एंजाइटी लेके आ सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि एंजाइटी लाने वाले हैं, वो फैमिली के फैक्टर्स भी हो सकती हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकती हैं, वो डिपेंड ऑन कंडीशन है, लेकिन वो किसी भी तरह से एंजाइटी आ सकती है। चाहे वो मूवीज़ देख के आ जाए, कोई डरावनी फ़िल्में देख ले, खौफ दिमाग में बैठ गया वो, या वो बंदे को बार बार इस तरह की कैफियत, मतलब कोई भी डरावनी किताबें वगैरह पढ़ ली, उससे भी आ सकती है। जिसकी मिसाल ये भी है कि फिर उस बंदे को डरावने ख्वाब ज़्यादा आते हैं। अब अगर एक बंदे को डरावने ख्वाब ज़्यादा आते हैं तो इसका मतलब भी उसके दिमाग के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी ज़्यादा है, इसलिए उसको डरावने ख्वाब ज़्यादा आते हैं, और जिसकी हकीकी लॉजिकल और रीजनिंग फैक्टर कोई नहीं हुआ करता, बल्कि उसके दिमाग के अंदर एक ऐसा खौफ और तजस्सुस छुपा पड़ा होता है कि वो उससे निकल नहीं पा रहा होता या निकल नहीं पा रही होती। वो अपने अंदर घुटन का शिकार रहता या रहती है। वो सारी रात उसको नींद नहीं आएगी, बेचैन रहेंगे और जिस्म कपकपाता रहेगा, दूसरे से शिकायत की बात करें कि भाई मुझे ये मसला हो रहा है, जबकि हकीकत के अंदर उसको फिजियोलॉजिकली या उसको बायोलॉजिकली कोई मसला नहीं लाहिक हो रहा होता, बल्कि उसको एंजाइटी क्रिएट हो रही होती है। अब ये तो थी इसकी वजूहात। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी मैनेजमेंट के हवाले से कि हमने इसकी मैनेजमेंट कैसे करानी है। एक तो हमने उस बंदे का ना टाइम पीरियड चेंज कराना है, उसकी सारे दिन की मसरूफियात चेंज करानी है, उसकी एक्टिविटी चेंज करानी है, उसको नया इन्वायरमेंट देना है, और बहुत सारी बाकी टेक्निक्स के हवाले से बात करेंगे। पहले मैं नया इन्वायरमेंट देने से क्या मुराद है कि सबसे पहले तो ना जिस बंदे को एंजाइटी हो उसको वहाँ की कैफियत से निकाल लिया जाता है। वहाँ की कैफियत से निकालने से मुराद ये है कि अगर एक बंदे को एंजाइटी लाहिक है तो उस माहौल से निकालने, किसी नए माहौल के अंदर ले जाएं, कहीं घूमने फिराने के लिए उसको भेज दें, कोई आउट ऑफ सिटी वो उसको भेज दें, या किसी ऐसे उसको सैर व सियाहत के लिए या कोई 2-3 दिन के लिए बाहर के किसी ऐसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कि जहाँ पे जाके वो बंदा हल्ला गुल्ला करे, उसके मेंटल टेंडेंसी चेंज हो, उसके जो एटीट्यूड माइंड के अंदर जो उसके सोच ख्याल एहसास जज्बात और बात बने पड़े हैं इमोशन और फीलिंग से, ताकि वो उसको चेंज होने का मौका मिले। जब बंदा नए इन्वायरमेंट के अंदर जाता है, नई यादें बनती हैं, तो उसकी नई यादों के बनने की वजह से वो पिछली यादों को वहीं पे ठहराव का शिकार करा देते हैं। देखिए, पेनफुल मेमोरी तो हर किसी के साथ होती है, लेकिन उस पेनफुल मेमोरी दब जाती है, खुशगवार ऊपर रहती है, किसी के साथ ये होता है और इसके बरक्स भी हो सकता है किसी के साथ ये भी हो सकता है पेनफुल मेमोरीज ऊपर होती हैं और खुशगवार यादें नीचे होती हैं दिमाग में। अब जिसकी पेनफुल मेमोरीज ऊपर होती है वो तो हर वक्त जलाई रहती है, हर वक्त टेंशन के अंदर मिलता है, दूसरों के बारे में वो शिकायतें करते रहते हैं। जबकि जिसकी खुशगवार मेमोरी ऊपर की तरफ होती है तो उसकी अलामत ये होती है खुशगवार मेमोरी के ऊपर होने की वजह से कि उसकी जो फ्रेश मेमोरी है वो उसके दिमाग के ऊपर वाले हिस्से के अंदर आती है। जो उसकी पेनफुल मेमोरी है, कोई उलझने, कोई परेशानी है, कोई दिक्कतें हैं, तो वो दिमाग के नीचे वाले खाने की तरफ जाती है। अब ये डिपेंड करता है हर बंदे के अपने नौइयत के मुताबिक कि उसकी पेनफुल मेमोरीज़ कौन सी है और वो उसकी खुशगवार मेमोरीज कौन सी है। बहरहाल
हमने इसके मैनेजमेंट के अंदर जो अहम काम करना है वो ये है कि हमने इसके अंदर बंदे की मेमोरी को चेंज कराना होता है। अब बंदे की मेमोरी को चेंज कराने का तरीका क्या है कि उसको किसी ना फ्रेश इन्वायरमेंट के अंदर ले जाए, जहाँ पे वो बंदा कंफर्टेबल महसूस करता है, जहाँ पे वो बंदा इजी महसूस करता है, जहाँ पे उसके इमोशन चेंज होते हैं, जहाँ पे उसकी फीलिंग्स चेंज होती है, जहाँ पे उसके ख्यालात चेंज होते हैं। जब हम एक बंदे को किसी ऐसी स्टेट के अंदर लेके जाते हैं, किसी ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे उसके इमोशन चेंज होते हैं, तो उससे अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है उसके इमोशन चेंज होने, क्योंकि सारा ताल्लुक इमोशन से क्रिएट हो रहा होता है। जब उसके इमोशन चेंज होते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये चीज़ है कि जब हम घर की चार दीवारी के अंदर रहते हैं तब भी घुटन का शिकार ज़्यादा रहते हैं। अमूमी तौर पर देखने में आया है कि जो औरतों के ये मसाइल एंजाइटी वाले ज़्यादा रहते हैं। इसकी वजह ये है कि औरतें घर की चार दीवारी के अंदर रहती है, सारी ज़िंदगी वो एक मशीन की तरह अपने आप को महसूस करती हैं। उनका दिमाग एक मशीनरी का एहसास होता है उनको। अब वो इंसान अगर ऐसे काम करता रहे कि वो चेंज से मुराद साल के लिए कुछ और कर लिया, 2 साल के लिए कुछ और कर लिया, तो उसके माइंड के अंदर ताजगी लेके आते रहते, उसके एक्सपीरियंस इंप्रूव करते रहते हैं और वो फ्रेश होता रहता है बंदा, या होती रहती है। लेकिन अगर एक बंदे को मुसलसल एक ही काम करना पड़े, घर की चार दीवारी के अंदर रहना है, कुछ और करना ही नहीं, तो फिर उसके दिमाग के अंदर वो बातें, वो उलझने, वो ठहराव का शिकार उसको मौका मिलता है बातों को ठहरने का। इसलिए घर की चार दीवार से बाहर उसकी कोई मसरूफियात एडजस्ट की जाती है, चाहे अगर अपने सिटी में भी रखनी है तो कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी मसरूफियात हों कि वो बंदा उस चार दीवारी के इन्वायरमेंट से निकल के काम करे। अमूमी तौर पे ये चीज़ देखने के अंदर आई कि जो बंदा ज़्यादातर मुख्तलिफ जगह पे एक्टिव रहता है तो उस बंदे को एंजाइटी डिप्रेशन कम मिलता है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि एक बंदे को एक जगह पे एंजाइटी या डिप्रेशन या टेंशन मिलती है, दूसरी जगह पे नहीं मिलती, तो वो काम बैलेंस हो जाते हैं। इस तरह से अगर एक बंदा दिन में 4 जगह टाइम देता है, मिसाल के तौर पे किसी ऑफिस टाइम के लिए देता है, शाम में कोई और बिजनेस टाइम के लिए, किसी भी तरह के बिजनेस के लिए देता है, फिर रात को दोस्तों में देता है वगैरह वगैरह। जब वो 4-5 उसके बाद फैमिली में आकर टाइम देता है, जब वो 4-5 जगह मुख्तलिफ जगह पर टाइम देता है तो उसको हो सकता है कि डिप्रेशन कम हो। इसकी वजह ये है क्योंकि अगर एक चीज़ उसके अंदर डिप्रेशन क्रिएट कर रही है तो दूसरी चीज़ हो सकती है उसके अंदर से निकाल भी रही हो। तो ये वजूहत हो सकती है कि दूसरा उसका वर्क भी चेंज है, उसके वर्क के चेंज होने की वजह से भी उसके अंदर से डिप्रेशन निकलने के चांसेस या एंजाइटी के चांसेस कम हो सकते हैं। ये फिर पेश अपना बंदर टू बंदर ना वेरी भी करता है कि किस तरह का बंदा है, कितनी हसास फीलिंग है उसकी, वो चीज़ पे भी डिपेंड करते हैं। बाद लोग 1-2% केस के अंदर वो सारा कुछ होने के बावजूद भी एंजाइटी से नहीं निकल पाते, क्योंकि वो केस टू केस भी वेरी करते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर इस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा होता है। दूसरा नेक्स्ट जो अहम काम कराने के वो सुबह की एक्सरसाइज। एंजाइटी वाले जितने भी लोग होते हैं वो हम सुबह की एक्सरसाइज उससे लाजमी कराते हैं। जो सुबह की वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, पूरे जिस्म को मस्कुलर को रिलैक्स होने का मौका मिलता है, मसल को। इसके साथ साथ ब्रेथिंग उसकी ठीक होती है, सांस का निज़ाम उसका प्रॉपर तरीके से शुरू होता है, और हल्की हल्की रनिंग करने से उसके पूरे जिस्म के मसाम खुलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर उसके सेट होते हैं, पूरे बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर इजीली वर्क कर सकते हैं, ब्रेन को फ्रेश और रिलैक्स होने का मौका मिलता है, और बंदे को नई सोचें और नए ख्याल आने का मौका मिलता है। जितना फिर हम फ्रेश एयर, हवा में ऑक्सीजन है 21%, जितना हम फ्रेश एयर लेते हैं तो उतना दिमाग के अंदर जाती है, उतना फ्रेश एयर दिमाग के अंदर जाने की वजह से हम उतना अपने आप को ईजी भी महसूस करते हैं। तो ये एक्सरसाइज और वॉक का मामूल बनाया जाता है ताकि वो बंदा रिलैक्स हो। इसके साथ साथ जो सबसे अहम काम कराने का है, बहुत सारे यूरोपियन लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं कि वो एंजाइटी के किल करने के लिए वो यहाँ पर जो काम कराते हैं वो उनका वज़ू वगैरह या नमाज वगैरह, या फिर वज़ू वगैरह कराना, मुंह हाथ धुलवाना, या फिर उसका बार बार नहलाना, इससे भी बंदे की मेंटल अप्रोच चेंज होती है। दिमाग के ऊपर जो एक बोझ सा बन जाता है, अगर एक बंदा वक्तन फ़वक्तन नहा लेता है दिन में 2-3 दफ़ा, या फिर बार बार हाथ मुंह धो लेता है, तो उसके अंदर एंजाइटी कम मिलता है। वैसे भी ये चीज़ एक्सपेरिमेंट से भी सामने आई है कि जो लोग नमाजी होते हैं तो वो उनके बार बार मुंह धुलते हैं, उनके चेहरे के सारे सॉफ्ट टिश्यू धुल जाते हैं, उनके मसाम खुल जाते हैं, तो उसकी वजह से उस बंदे को एंजाइटी कम देखने के अंदर आई है, क्योंकि उसका 5 मरतबा वो फ्रेश होता है, और 5 मरतबा फ्रेश होने की वजह से उसका जो पूरा का पूरा चेहरा और हाथ और पाँव जो उसके ओपन एरिया है वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसकी वजह से बंदा अपने आप को ईजी महसूस करता है। इस तरह से अगर एंजाइटी वाला बंदा खुद अपना सेल्फ मेडिकेशन करना चाहता है, सेल्फ मेडिटेशन लेना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो दिन में 5-6 मरतबा हाथ मुँह धोता रहे वक्तन फ़वक्तन। एक तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है, इसके साथ साथ एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल भी इसके अंदर से कम होता है, तो इसका भी फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ तरह की ऐसी अपना
वो बुक्स वगैरह बताई जाती हैं कि जिससे ना उसकी मेंटल अप्रोच चेंज हो। मिसाल के तौर पे कोई दीनी बुक्स हो गई, कोई इस्लामिक बुक्स हो गई, वो दीनी बुक, इस्लामिक बुक उसके दिमाग के अंदर उसके बाद जब वो बातें पढ़ के उसके दिमाग के अंदर जाती हैं तो उससे भी अगले बंदे की मेंटल अप्रोच चेंज होती है, और उससे उस बंदे के मेंटल अप्रोच चेंज होने की वजह से भी एक बंदे के ख्यालात चेंज होते हैं। क्योंकि सारा कमाल साइकोलॉजिकल मामला जितने भी उसमें सारे कमाल तो उसकी फीलिंग्स और आइडियाज़ को, तो उसके इमोशन को होते हैं। जब उसको नॉर्मल होने का मौका मिलता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, फिर उसको बाकी मामलात को भी नॉर्मल करते हैं। इसलिए कोई ऐसी बुक्स जो इस्लामिक हो, दीनी बुक्स हों, ताकि उसके एटीट्यूड को, उसकी फीलिंग्स को चेंज करे, दूसरे लोगों से उसको सीखने का मौका मिले, मुख्तलिफ सहाबी लोगों से सीखने का मौका मिले, पैगंबरों की ज़ात से सीखने का मौका मिले कि पैसे पेन की हालत में वो कैसे अपने आप को मैनेज करते थे, पेन की हालत में हम अपने आप कैसे मैनेज करते हैं। इसके साथ साथ जो बड़ी एक अहम चीज़ नोट की गई है वो ये है कि जितने भी नेक लोगों को उठा के देख ले, पैगंबरों की ज़ात को उठा के देख ले, तो वो अपना जो पेन को रिलीज़ करने का उनका तरीक़ाकार था, वो पेन को रिलीज़ करने के लिए नमाज की तरफ जाते थे और अपने ख़्यालात को फ्रेश करवा लेते थे और दिल को सुकून मिल जाता था। जैसे कुरान पाक के अंदर भी अला बेज़िक्रिल्लाह हुआ था तमइनुल क़ुलूब, कि खुदा के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। कि अब जो बंदा जितना अल्लाह की कुर्बत के अंदर रहता है, जितना दीन से मुंसलिक रहता है, जितना नमाज़ी वगैरह बनता है, अब पैगंबरों का अगर ये मामूल था, सहाबियों का अगर ये मामूल था, वली गौस कुतुब अब्दाल का अगर ये मामूल था, इसका मतलब ये मामूल गलत नहीं हो सकता। और आज के दौर के अंदर भी जो बंदा इन चीज़ों से मुंसलिक रहता है तो उसके अंदर एंजाइटी का लेवल कम देखने में आया है। इसके बरक्स जो बंदा प्योर दुनियावी तकाज़ों में रहता है, दुनियावी लेन देन के अंदर रहता है, तो उसमें एंजाइटी का लेवल भी ज़्यादा है। मैंने तो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत करीब से देखे कि जिनको दुनियावी ख्वाहिशात उलझा के रखती हैं उसमें पेन ज़्यादा होते हैं, जबकि जिसको दुनियावी ख्वाहिशात उलझा के नहीं रखती और उसकी दीनी तबीयत होती है थोड़ी सी, तो उसमें एंजाइटी का लेवल भी कम होता है। इसके साथ साथ रात को सोने के लिए अगर एक बंदा जितना कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर सोता है तो इतना उस बंदे को एंजाइटी का लेवल कम होता है, जितना रिलैक्स होकर सोता है इतना एंजाइटी का लेवल कम होता है। मतलब रात को सोते वक्त अहम चीज़ ये ख्याल रखना होती है कि किसी भी ऐसी बात को, ऐसी उलझन को, ऐसी परेशानी को, दिन की कोई ऐसी पेनफुल दर्द देने वाली, अजियत देने वाली बात को दिमाग में रख के ना सोए। अब अगर एक बंदा वो पेनफुल बातों को दिमाग के अंदर रख के सोता है तो उसके पेनफुल बातों को दिमाग के अंदर रख के सोने की वजह से वो सारी रात बेचैनी का शिकार रहने के साथ साथ अगर उसको नींद आ भी जाए तो एकदम से डरावना ख्वाब आएगा और वो उठ के बैठ जाएगा या बैठ जाएगी। इसके बरअक्स अगर एक बंदा फ्रेश मेमोरी को दिमाग के अंदर रख के सोता है तो उसको नींद भी आएगी और फिर उसको डरावने ख्वाब नहीं आते। अब फ्रेश मेमोरी को रात को सोते हुए दिमाग के अंदर कैसे रख सकते हैं? एक तरीक़ाकार तो ये है, अगर तो दीनदार है वो तो इजीली रख सकता है कि वह नमाज़ वगैरह पढ़े, थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत कर लें, इससे ज़्यादा फ्रेश मेमोरी हो ही नहीं सकती। या कोई और फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात या कोई और तरबियत सालिक बहिश्त जेवर या कोई और ऐसे इस्लामिक बुक्स पढ़ ले, इससे ज़्यादा तो वो फ्रेश हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर एक बंदा प्योर दुनियादार है और वो चाहता है कि वो भी रिलैक्स रहे, तो फिर उसका तरीक़ाकार ये है कि वो अपने दिमाग के अंदर ना ऐसी ख्यालात को, ऐसी बातों को लेके आए। मिसाल के तौर पे कोई सी 3 बातें अपने दिमाग के अंदर लेके आए जो उसको खुशियाँ देती हैं, जो उसको रिलैक्स करती हैं, जहाँ से वो मेंटली तौर पे मुतमईन रहता है। उन बातों को दिमाग के अंदर लेके आए, उनके बारे में सोचना शुरू कर दे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, और उसके साथ साथ अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला करके, ताकि नॉर्मल तो उसको सांस वगैरह भी तो ये ना हो कि माइंड उधर चला जाए। फ्रेश मेमोरी को तो रिलैक्स लाने का की वजह ये है ना कि ताकि उसको एक अच्छे तरीके से नींद आए, वो बाद में उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो, वो कोई और स्लीप डिसऑर्डर या इंसोम्निया वगैरह में ना चला जाए किसी और मसले के अंदर, ठीक है, स्लीप पैरालाइज का मसला उसको हो जाए। जबकि अगर ये चीज़ें वो अपने दिमाग के अंदर ला रहा या ला रही है तो उस सूरत हाल के अंदर उस बंदे को फिर अपने जिस्म को रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल जिस्म को ढीला छोड़ के और नॉर्मल नींद की हालत जितना सांस भी लेने पड़ते हैं और इस दौरान वो फ्रेश मेमोरी को अपने दिमाग के अंदर लाना पड़ता है, ताकि उन बातों को सोचने की वजह से वो बंदा ईजी रहे। वैसे भी कुरान पाक के एक हदीस का मफहूम है कि जब आपको दूसरों से मुकाबला, कंपैरिजन आप लोगों के दिमाग में आ जाए और आप लोगों को लगे कि आप दूसरों से कमतर हैं, तो फिर फ़ौरन से सोचने शुरू कर दें कि वो लोग जो आपसे भी कमतर हैं, मिसाल के तौर पे नाउज़ुबिल्लाह जो लोगों के पास दौलत की कमी है वो सोचने शुरू कर दें, जो लोग अपाज हैं, जो देख ही नहीं सकते हैं दुनिया की रंगीनियों को, ठीक हो गया। इस तरीके से जो है ना कि जब हम इस तरीके से अपने मेंटालिटी को चेंज करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हम रिलैक्स की हालत में चले जाते हैं। इसी तरह से जब बंदा अपनी मेमोरी को चेंज करने के लिए पेनफुल मेमोरी के बजाय खुशगवार मेमोरी को अगर एक बंदा सोचना शुरू कर देता है तो वो ऑटोमेटिकली सेल्फ मेडिटेट होता है और उसकी वजह से बंदा रिलैक्स पॉइंट के अंदर चला जाता है, इंतहा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है जितना भी ये जगह है। इसके साथ साथ जो आप लोग
डेली की अगर रूटीन बना लें, ये जो मैंने बातें की है, वॉक की, एक्सरसाइज की, स्लीप थेरापी ले लें, सेल्फ मेडिटेट करें, अपनी यादों को चेंज करें, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखें। एंड आई थिंक इमोशन कैन बी कंट्रोल्ड, इमोशन को कंट्रोल किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है। बस उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसके मुताबिक अमल कराए जाते हैं कि हर बंदा अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। वैसे भी ये एक हदीस का मफहूम भी है कि गुस्से वाली बात पे गुस्सा ना आना वो किसी ऐसे बंदे की अलामत है, बेवकूफ़ बंदे की, जबकि गुस्से वाली बात पे गुस्सा आके उसको कंट्रोल कर लेना, उसको पी जाना, ये एक मोमिन की अलामत है। यहाँ से तो हमें इशारा मिलता है कि इमोशन को कंट्रोल किया जा सकता है। गुस्सा भी तो एक इमोशन है, गुस्से को कंट्रोल करने के बाद इमोशन कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी सोसाइटी में ट्रेजेडी, अलमनाक वाक़े इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारा दिमाग उधर उलझा रहता है। जब हम अपने आप को दिमाग को उधर से निकालते हैं, फ्रेश मेमोरीज को दिमाग के अंदर लेके आते हैं, फिर हमारा माइंड एक नई इन्फॉर्मेशन की तरफ चले जाता है। फिर हम अपने आप को ईजी महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं और रिलैक्स महसूस करते हैं। इसके साथ साथ एंजाइटी के मैनेजमेंट के लिए जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि आप लोगों ने रात का जो खाना है वो एसिडिटी वाला ना खाएं। नहीं, ये ना हो अगर उसमें तेजाबियत वाली चीज़ें खाई हैं, जैसे समोसे, पकौड़े, दही भल्ले, जिनको गोश्त मोश्त, ये तेज मसाला जात या फास्ट फूड, तो उसके खाने की वजह से उसके जिस्म के अंदर तेजाबियत बननी है। उस एसिडिटी के ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड ले जाने वाली वेन्स हैं और बाकी नालियाँ हैं, वेसल वगैरह, तो उसको जो है ना स्टॉप होने का मौका मिलता है, वो प्रॉपर तरीके से उसकी वर्किंग डिस्टर्ब होती है। इसी वजह से अक्सर बंदों को जो एब्डोमिनल पेट के दर्द वगैरह और हेड सर के दर्द वगैरह होते हैं वो रात को रहते हैं, क्योंकि वो तेजाबियत क्रिएट हो रही होती है उसके जिस्म के अंदर सारी की सारी। तो इसलिए कोई नॉर्मल बैलेंस डाइट रखे अपनी खासूसी तौर पे रात को खाने के लिए। जब दिन में एक्टिविटी करनी है तो कुछ भी खाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब रात को सोना हो तो अपनी बैलेंस खुराक खाए, तब उसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट एक और मेरे माइंड के अंदर आ रही है वो ये है कि आप जिसको एंजाइटी है वो पानी का भी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें। कि जब बंदा हर घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के बाद पानी को वक्तन फ़वक्तन पीता रहता है, तो उससे भी एक बंदे की मेंटल अप्रोच भी चेंज होती है, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी उसका चेंज होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज होता है, और इसके साथ साथ उसके जिस्म को पानी मिलने की वजह से बाकी सारा सिस्टम, उसका मालिक्यूलर सिस्टम, उसका डाइजेशन सिस्टम, हर चीज़ ठीक होती है। तो जब बंदा इन सारी टेक्निकों को मिला के एक टाइम पे इस्तेमाल करता है, वक्त ये सारी टेक्निकों को एक टाइम पे मिला के इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर बंदा इजीली अपनी ट्रीटमेंट कर सकता है। बाकी जो लोग मेडिसिन की तरफ जाते हैं, एल्प्राजोलाम, मेलोडाम 0.5 mg के अंदर मुख्तलिफ तरह के इंजेक्शन वगैरह, जेनेक्स, लेब्रियम, टूवेनाल, बहुत सारी ऐसी मेडिसन है, जो लोग इधर जाते हैं, तब वो एक परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप ऐसे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के ऊपर अमल करें, आप इमोशन को कंट्रोल करना शुरू करें, आप फीलिंग्स को अपने चेंज करने की कोशिश करें, तो वो एक परमानेंट सोल्यूशन है। वहाँ से बंदे दवाइयों की तरफ जाने के बजाय वो सेल्फ मेडिटेशन की तरफ जा रहा होता है। वो चीज़ें इंसान को फ्रेश करने के लिए काफ़ी होती हैं। तो जब इंसान नेचुरल तरीके से अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, तो वो वाकई का रिलैक्स होता है, वो सारी ज़िंदगी के लिए रिलैक्स रहते हैं। मेडिसिन तो वक्ती तौर पे बंदे को न्यूरोट्रांसमीटर को स्लो करती है, बंदा सो जाता है, उसके सोने की वजह से उसकी नींद पूरी हो जाती है, जिससे उसका एंजाइटी लेवल कम हो जाता है। तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मेडिसिन परमानेंट सोल्यूशन कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के ऊपर अमल करना है, इमोशन को कंट्रोल करना है, अपनी फीलिंग्स को चेंज करने का नाम है, ये परमानेंट सोल्यूशन है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपने सीख ली होंगी, समझ ली होंगी। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी हर वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।